These are the most common nutrient deficiencies after childbirth. Hair fall, exhaustion, body pain, brain fog, dizziness, low mood, constant fatigue और weakness. ये सब हम समझते हैं कि मदरहुड के पैकेज में ही आया है। ये तो हमें विरासत में मिला है क्योंकि हमें मदरहुड मिल गया है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं किसी न्यूट्रिशनल डिप्लीशन के। अब क्या होता है कि जब आप प्रेगनेंसी आपने हैंडल करी, फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ हुआ, फिर आपने ब्रेस्ट फीडिंग कराई बच्चे को, फिर रिकवरी, These place an enormous nutritional demand on the body और unfortunately बहुत सारी मदर्स मदरहुड में एंटर ही इन सारी डेफिशिएंसीज के साथ ही करती हैं। Hi everyone, I'm Safa Saeed, a certified holistic health coach, and on this channel we talk about postpartum recovery, nutrition, hormones, realistic fat loss, and women's health in a science-based but practical way. And today we are going to talk about one of the most overlooked postpartum topics: nutrient deficiencies after childbirth. What deficiencies are common? Why postpartum women are vulnerable to them? What symptoms do they contribute to? And why recovery matters so much? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ न्यूट्रिशनली वेरी डिमांडिंग। जो बच्चा आपके अंदर डेवलप हो रहा है वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माँ के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, राइट? फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व ब्लड लॉस, टिश्यू हीलिंग, इन्फ्लेमेशन एंड अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस। फिर आता है आपका ब्रेस्ट फीडिंग। अब जब ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते हैं तो उसमें वापस से बॉडी की न्यूट्रिशन डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, बच्चे को आप उस पर सर्वाइव करा रहे हैं, राइट? लेकिन इन सब के चलते हुए जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके नए नए बच्चे पैदा हुए हैं, वो मदर सारी स्लीप डिप्राइव्ड होती हैं, ठीक है? उनको फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, वो अपनी जो है मील स्किप कर देती हैं कई बार क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। दे स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन कन्वीनियंस फूड्स के जो उनको आसानी से मिल जाए। तो क्या होता है कि नरिशमेंट जैसे जैसे कम होता जाता है, बॉडी की रिकवरी डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन पोस्टपार्टम डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वो है आयरन डेफिशिएंसी। ये स्पेशली तब होती है जब आपके चाइल्ड बर्थ में के दौरान काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाता है उसके बाद। अब आयरन जो है वो सपोर्ट करता है आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को, आपके कॉग्निटिव फंक्शन को, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन को और आपकी बॉडी की रिकवरी को। जब आयरन की कमी होती है बॉडी के अंदर तो क्या क्या आपको महसूस होता है? यू फील वेरी टायर्ड ऑल द टाइम, जबकि आप 8 घंटे सो के उठे होते हैं अगर, तब भी आप टायर्ड महसूस कर रहे होते हैं। तो ये फैटीग जो होता है कांस्टेंट रहता है, कभी जाता नहीं है। आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको कांस्टेंट हेडेक रह सकता है, आपका कंसंट्रेशन पुअर हो सकता है, या आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपकी स्किन बहुत पेल आपको नजर आने लगती है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको महसूस होती है, कांस्टेंट वीकनेस आपको ऐसी महसूस होती है जब आपका आयरन कम होता है। और फेरेटिन जो कि आयरन रिजर्व्स होते हैं, जो कि आयरन स्टोर्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो कम हो सकते हैं इवन व्हेन योर हीमोग्लोबिन अपीयर्स टू बी नॉर्मल। तो इस वजह से जब आपको अगर परसिस्टेंट फटीग अगर रह रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस लंबे टाइम तक हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना चेकअप डॉक्टर से कराइए, आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, क्योंकि इसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मदरहुड के साथ तोहफा नहीं आया है आपके लिए। एक और बहुत ही कॉमन इशू है जो कि पोस्टपार्टम मदर्स में देखने को मिलता है, वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में बोन हेल्थ के अलावा हमारे इम्यून फंक्शन में और हमारे मसल फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वो काम करता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब हमारा विटामिन डी लो होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं हर वक्त, मूड बिल्कुल ख़राब रहता है हमारा, हमें बॉडी बहुत ज़्यादा होता है और मसल हमें सोरनेस काफ़ी रहती है। तो इस तरीके के जब सिम्टम्स हमें होते हैं, जब महसूस होते हैं, जब आपका मूड कॉन्स्टेंटली ख़राब रह रहा है, जब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा आपको बॉडी पेन हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, तो ऐसे में समझ जाना चाहिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और आपको ब्लड टेस्ट इसको कंफर्म भी करना चाहिए। अब मसला ये है कि हम लोग में से एक तो हम सनलाइट में हमारा जाना वैसे भी कम होता है, अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसमें जाना वैसे भी कम होता है। दूसरी बात ये है कि आपको ज़्यादातर जो हम में से फीमेल्स होती हैं वो प्रेगनेंसी के पहले से ही विटामिन डी में डेफिशिएंट होती हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूर चेक करिए और अपने डॉक्टर की सलाह से कोई प्रॉपर सप्लीमेंट लीजिए इसका। विटामिन B12 इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पोस्टपार्टम। अब इसकी डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली वेजिटेरियन वुमेन में, कि जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है उनमें। और दूसरा, जिनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो उनका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अगर लो है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है उनमें। अब विटामिन B12 के बहुत सारे फंक्शंस हैं, पर जो मेन फंक्शंस है उसके, एक तो हुआ एक नर्व फंक्शन, उसके लिए मतलब एक बहुत बड़ा उसका इंपॉर्टेंट टास्क है जो वो करता है। फिर दूसरा है कि वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम करता है, रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC के प्रोडक्शन में वो काम करता है, और वो ब्रेन फंक्शन में काफ़ी उसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो इससे क्या क्या सिम्टम्स आपको नजर आएंगे? एक तो आपको थकान बहुत ज़्यादा रहेगी, जो कि आई थिंक मोस्ट कॉमन सिम्टम है हर कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है तो थकान आपको बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर एक और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेल है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का, कि आपको आपके पैरों के तलवों में नमनेस या टिंगलिंग सी महसूस होती है। अब या तो बिल्कुल सुन महसूस होंगे पैर, या फिर ऐसा लगेगा कि जैसे पैरों पे चींटियां चल रही हों। उस तरह की फीलिंग अगर आपको आपके पैरों के तलवों पर आ रही है तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अगर आपको ब्रेन फॉग रह रहा है, अगर आपको
आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, या आपकी मेमोरी आपको लगता है कि बहुत पुअर हो गई है, मेमोरी आपकी अच्छी नहीं रह रही है, तो ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के। तो अगर आपको कुछ भी इनमें सिम्टम्स ऐसे महसूस हो रहे हैं तो ज़रूर ब्लड टेस्ट करवाइए, अपना ब्लड वर्क करवा के रखिए और पता करिए, क्योंकि नॉलेज जब होगी तभी तो उसको ठीक करेंगे आप। अवेयरनेस होनी ज़रूरी है अपने बारे में, राइट? तो ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए हर 6 महीने। हम जिस डेफिशिएंसी की बात करने जा रहे हैं वो है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। अब मैग्नीशियम जो है ना, उसके बॉडी में हज़ारों बायोकेमिकल रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करता है, कई सारे उसके रोल्स हैं। लेकिन जो मोटे-मोटे तरीके पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा तो मसल फंक्शन में वो काम करता है, वो नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में काम करता है, वो स्लीप पर बहुत काम करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आपको कई सारे सिम्टम्स नज़र आ जाएँगे। अब उनमें से सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है वो है फटीग, कि आपको थकान रहेगी, वो तो सभी में कॉमन ही है। दूसरा एक यूनिक इसमें आपको सिम्टम नज़र आएगा वो है मसल क्रैम्प्स, कि मसल क्रैम्प्स बहुत होते हैं उन लोगों में जिन लोगों को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रहती है। उनकी हेडेक्स होते हैं ज़्यादा, उनकी स्लीप पुअर हो जाती है, कि डीप स्लीप तो उनको आती ही नहीं है। और कुछ लोगों में स्ट्रेस सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब छोटी-छोटी बातें जो एक्चुअली इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली है नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील करते हैं वो, उनसे स्ट्रेस अपना मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये ज़्यादातर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टपार्टम, बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट है ये ओमेगा 3। ओमेगा 3 के फंक्शंस में एक तो मेनली आता है ब्रेन फंक्शन में ओमेगा 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन रेगुलेशन में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि सर से लेके पैर तक हर चीज़ में किसी ना किसी चीज़ में वो काम करता ही करता है। वो बालों की हेल्थ के लिए काम करता है, आपकी आँखों की हेल्थ के लिए काम करता है, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए काम करता है। तो ओमेगा 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओमेगा 3 तो सभी को लेना चाहिए, स्पेशली जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो वो जो बेबी होता है ना, जो डेवलपिंग बेबी होता है, वो मैटरनल ओमेगा 3 स्टोर से का इस्तेमाल करता है, उनका वो इस्तेमाल करता है। तो आफ्टर हैविंग अ बेबी आपको ओमेगा 3 का वापस से रिप्लेनिश करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप फैटी फिशेस खा सकते हैं, आप वॉलनट्स खा सकते हैं, आप चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है ओमेगा 3 का कोई अच्छे से सप्लीमेंट। मैं ये सबको एडवाइस करती हूँ कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से कोई ऐसा अच्छा सप्लीमेंट आप लीजिए ओमेगा 3 का, और जो भी कमी है ओमेगा 3 की वो इससे पूरी कीजिए, क्योंकि खाने से हम इतनी पूरी नहीं कर पाते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की मैं बात करना चाह रही हूँ, आई एम श्योर सारी मदर्स को इस बारे में पता है, और स्पेशली वाइल ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। यू गेस्ड इट राइट, इट्स कैल्शियम। अब कैल्शियम जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क में होता ही होता है। अगर आपका इंटेक लो भी है, अगर आपकी बॉडी लो ऑन कैल्शियम भी चल रही है, तो आपकी बॉडी अपनी बोन्स में से कैल्शियम निकालकर ब्रेस्ट मिल्क में डालेगी, क्योंकि नेचर ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा बच्चा सर्वाइव करे। तो हमारी बॉडी हमारे रिजर्व से न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके अपने बच्चे को दे देती है। तो इस वजह से बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पोस्टपार्टम डाइट को फोकस होना चाहिए नरिशमेंट के ऊपर, अग्रेसिव रेस्ट्रिक्शन के ऊपर नहीं। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कमी थी तो और ज़्यादा ज़रूरी है लेना। सो आई रियली होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बच्चे पैदा करने के बाद में अग्रेसिवली वेट लॉस करना, या इस जुनून में रहना कि मुझे वापस अपने पुराने कपड़ों में फिट होना है, इस जुनून के चक्कर में जो आप अग्रेसिव डाइटिंग कर लेते हो, जो क्रैश डाइटिंग कर लेते हो, वो कितनी ज़्यादा बैकफायर कर सकती है। जहाँ आपने क्रैश डाइटिंग करी नहीं, आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आपकी बढ़ सकती हैं, आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है, आपको मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं, आपकी रिकवरी ख़राब हो सकती है, आपका मसल मास का लॉस हो सकता है। तो इतना सारा नुकसान झेलने का क्या फ़ायदा है अगर आप उसको सस्टेनेबली धीरे धीरे वेट लॉस अगर करेंगे, तो भी आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बस इट वोंट बी एज फास्ट एज यूड लाइक इट टू बी, क्योंकि पोस्टपार्टम बॉडी को अगर एडिक्वेट आपने न्यूट्रिशन नहीं दिया है, एडिक्वेट आपने नरिशमेंट नहीं दिया है, तो आप अपनी हालत को अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप उसको ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। वो आपकी हेल्थ के साथ एक खिलवाड़ है। भले ही आप स्लिम दिखेंगे बट यू विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि नॉट एवरी सिम्टम ऑटोमेटिकली मीन्स अ डेफिशिएंसी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको फटीग और लो मूड महसूस हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उसकी वजह ये भी हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, या आपको हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, या आप कुछ मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से आप जूझ रही हैं, या फिर आपको थायराइड डिसफंक्शन हो रहा है। इनमें से कुछ भी रीज़न हो सकता है फटीग और लो मूड का। लेकिन अगर कुछ आपको परसिस्टेंटली लग रहा है कि कई महीनों तक और 1-2 साल तक आप उसी चीज़ को लेके खींच रही हैं, तो आप याद रखिए कि मदरहुड के साथ ये चीज़ नहीं आई है, ठीक है। आपको इसको मदरहुड का पैकेज ही समझना है, इसको पार्ट ऑफ मदरहुड नहीं समझना है। आपको इस बात को समझना है कि इतना लंबा अगर आप किसी सिम्टम्स को आप झेल रही हैं, तो उसका आपको चेकअप कराना चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपने आप को इस तरीके से परेशान मत करिए।
चाइल्ड बर्थ के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी रिकवरी। और रिकवरी कैसे सपोर्ट होगी? जब आप अपना नरिशमेंट का ख्याल रखेंगे, जब आप बहुत ही नरिशिंग फूड खाएंगे, जब आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा करेंगे, जब आप न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें खाने पे आप गौर करेंगे, और जब आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन आप अपना करवाएंगे। और प्लीज़ इस माइंडसेट से बाहर आ जाइए कि मदर्स शुड पुश थ्रू ऑल द सिवियर एग्जॉशन दे आर गोइंग थ्रू। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मदर हैं तो आपको थके हुए रहना तो बनता है आपका, ऐसा नहीं है। कुछ सिम्टम्स अगर आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बहुत टाइम से चल रहे हैं तो प्लीज़ अपना मेडिकल चेकअप करवाइए। आई वॉन्ट ऑल द पोस्टमार्टम मदर्स टू हियर दिस। Wanting to feel alive, wanting to feel energetic, wanting to feel healthy is not selfish, it is not vanity. आपकी जो रिकवरी है वो सपोर्ट डिजर्व करती है। I genuinely believe that postpartum recovery would look so different if women were educated about postpartum nourishment before they reached burnout. क्योंकि इतनी सारी mothers हैं जो ऐसा feel करती हैं कि they are failing, but they are not. They are just depleted. If this video helped you understand about postpartum nutrition deficiencies just a little bit better, then let me know in the comment section. And if you want more science-based videos on postpartum guidance about hormones, recovery, healing, nutritional deficiencies, and realistic fat loss, subscribe to this channel because mothers deserve real support for recovery.